हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में इस लेटेस्ट वीडियो में आप तमाम साथियों का स्वागत है। वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5 जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, है ना। क्लास 12 का जो है ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव प्राथमिक क्रियाएं, जो चैप्टर नंबर 5 है। टारगेट फॉर एग्ज़ाम बोर्ड परीक्षा के लिए तो आपको हम इसमें तमाम इम्पोर्टेंट सवालात पढ़ाएंगे, जिसमें है कहता है कि भूगोल प्राथमिक क्रियाएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? गन्ना, कॉफ़ी, मक्का, चुकंदर। तो कहता है खाद्य फसल कौन सा है इसमें, तो खाद्य फसल इसमें है मक्का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग संवर्ग नहीं है? कौन सा उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है, सीमांत भूमि। कौन सा? सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर 2 में। यानी उपयोग संवर्ग नहीं है, सीमांत भूमि। तीसरा नंबर में कह रहे सहकारी कृषि अधिक फसल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, सॉरी, सफल क्या, सफल रही है। रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में। तो कहाँ? डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? किसमें? जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको तथा फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान, मैक्सिको तथा सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है, मैक्सिको तथा फिलीपींस। 5 नंबर में कह रहा है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल गन्ना। उसके लिए नमी की जरूरत होती है। गन्ना का फसल शुष्क भूमि में नहीं उगाया जा सकता। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है चीनी, नमक, कॉफी, चाय। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? चीनी भी गन्ना से तैयार किया जाता है, नमक पानी से, और कॉफी भी इसका भी फसल लगाता है, चाय इसका भी फसल होता है, इसलिए नमक इसका आंसर सही है। अगला है 7 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कौन सा फसल को रोपा नहीं जाता है? रबर को, चाय को, गन्ना को, चावल को। तो आप लोग जानते हैं कि रोपण फसल कौन है? चावल नहीं है, यानी धान है। चावल धान से निकालते हैं, तो धान रोपण फसल है, बल्कि चावल रोपण फसल नहीं है। अगला है कहता है कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा सर्दी होगी उतना ज़्यादा गेहूं फसल की उत्पादन होगी। तो कम से कम उसका कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री से 40 डिग्री से, 30 से 40 डिग्री का सेल्सियस तो ये होगा ही नहीं। 20 से 30 डिग्री अभी का जो टेम्परेचर है, जो आपका नवंबर के महीने में है, तो इस नवंबर के महीने में आपका टेम्परेचर भी 20 प्लस है ना। तो इसमें भी नहीं होगा। तो उसके लिए गेहूं की फसल की, यानी उसके बेहतर उत्पादन के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट है। अगला प्रश्न है, कहते आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचरण पर निर्भर है? जलवासी पशुचरण पर निर्भर है कितने % लोगों का? तो कहता है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। तो इसका 2 करोड़ लोगों का, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट है। आज विश्व में लगभग कितना लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचरण पर निर्भर है? 2 करोड़ लोगों का। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि चावल या धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, गहन निर्वहन कृषि से। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट है, गहन निर्वहन कृषि से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा? यानी किस देश में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जो वो बेचता है? निर्यात करना मतलब बेचना। रूस, अमेरिका, जापान या मलेशिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मलेशिया में सर्वाधिक रबर की खेती की जाती है, जो अन्य देशों में निर्यात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी है इसमें। 13 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए पर्वतीय ढाल, उच्च पठार बिल्कुल नहीं, मैदान, वर्षा के क्षेत्र।
देखो पूरे साल अगर वर्षा होते रहेगा तो भी फसल नहीं होगा, उच्च पठार यानी पहाड़ी क्षेत्र में भी नहीं होगा, पर्वतीय ढाल में भी नहीं होगा। तो मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसमें कह रहा है 14 नंबर में कह रहा है कि कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है ना। कृषि निर्धारण में भूमि का, वर्षा का, मिट्टी का, रासायनिक खाद उपयोग का। तो वर्षा का, क्योंकि भारत किस प्रकार का जलवायु मौसम है, तो ये मानसूनी है। क्या है? मानसूनी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा निर्भर है क्या? बारिश पर, यानी जितना ज़्यादा वर्षा होगी उतना ज़्यादा खेती होगा, जितना ज़्यादा वर्षा होगी उतना ज़्यादा खेती होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन में है किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए, यानी कौन ऐसा फसल है जिसकी बुआई की जाती है उस समय उसकी नमी बिल्कुल कम होनी चाहिए। धान, गेहूं, जूट, कपास। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी बुआई के समय नमी कम होना चाहिए, नहीं तो उसका बीज क्या हो जाएगा? गल जाएगा ज़्यादा नमी होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी यानी गेहूँ। 16 नंबर का किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? जूट, चाय, गन्ना, कपास। तो ऑप्शन नंबर ए बी है राइट आंसर, चाय। चाय की खेती ढाल वाले यानी खेतों पर की जाती है, ढाल वालों पर या पहाड़ों पर। जैसा कि आप देखेंगे सिलीगुड़ी साइड में बहुत ज़्यादा चाय की खेती होती है, क्योंकि वहाँ ढाल वाली ज़मीन मिल जाती है आसानी के साथ। अगला प्रश्न है 17 नंबर में कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चाय पत्ती जिससे हम लोग चाय, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। इसका है सर्वाधिक भारत। हम लोग खुशनसीब आदमी हैं कि हम लोग का देश सबसे ज़्यादा विश्व में चाय उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो प्राथमिक। क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इस बार हो सकता है पूछ ले 2023 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, ये अन्य साल भी काम आएगा ये वीडियो। तो कहता है कि निम्न में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? सघन निर्वाह कृषि, बी में कह रहे आदिम निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, आदिम निर्वाह कृषि। 20 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि कहलाती है। हम आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें कौन सी फसल की खेती को किस नाम से जाना जाता है, यानी साइंस भाषा में उसको क्या नाम दिया गया है। तो वैसे वीडियो लेकर के आएंगे हम, जिससे आपका तमाम ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा। जैसे मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें आपको, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि बिल्कुल नहीं, ट्रक फार्मिंग ये भी नहीं, रोपण कृषि ये भी नहीं। तो पुष्पोत्पादन यानी पुष्प के बने होता है फूल, पुष्पोत्पादन यानी फूलों के उत्पादन को पुष्पोत्पादन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो मक्का, गेहूं, चाय, राई। तो क्या है? चाय रोपण फसल है। कौन फसल है? चाय रोपण फसल है। 22 नंबर का है रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि, मिश्रित कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या है? तो रोपण कृषि है। 23 नंबर में कह रहा है अंगूर की खेती को कहा जाता है। आपको पहले भी बोला, इस तरह की जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्लास 12 में अक्सर पूछते हैं कि किस खेती को क्या कहते हैं। तो अंगूर की खेती को कहा जाता है क्या? विटिकल्चर। क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 24 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित? शुष्क यानी धान, बाजरा, गन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या? बाजरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बाजरा की जो खेती है शुष्क कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न 25 नंबर में है इनमें से कौन चलवासी पशुचरण से संबंधित है? चलवासी, अभी आपको वहाँ ऊपर पढ़ाया गया एक वीडियो में कि चलवासी पशुचरण से कितने करोड़ लोग निर्भर हैं? तो 2 करोड़ लोग पूरे विश्व में। तो इसको कहते हैं लामा, याक, रेनडियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या? इनमें से कोई नहीं है। ये जो चलवासी पशुचरण है इनमें से कोई नहीं है। 26 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है? क्या है? इनमें से कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित? गेहूं, राई, जौ, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी अन्य कृषि है।
27 नंबर में कह रहा है इन कोयला क्षेत्र में कौन जर्मनी में है। इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है। तालचर, रूर, अपलेशियन, इनमें से सभी। तो कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी जो रूर है वो कहाँ है, जर्मनी में है। बाकी सब दो बिहार में है, भारत में है, सॉरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। गेहूँ, कोको, मक्का, राई। तो कोको क्या है, ये रोपण फसल है। कोको जो है वो रोपण फसल है, कोको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का है और ये चैप्टर VVI है। निम्नलिखित में कौन बागवानी फसल नहीं है। रबड़, चाय, कॉफ़ी, मक्का। तो ऑप्शन नंबर डी मक्का जो है ये बागवानी फसल नहीं है, बागवानी फसल नहीं है। 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार जैसे कपास ये रेशेदार है, मेस्टा, जूट, जूट भी रेशेदार है, कॉफ़ी ये भी रेशेदार है, मेस्टा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये रेशेदार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रेशेदार फसल नहीं है, मेस्टा। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जो कि इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाए। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने पढ़ाया इस वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका 5 कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ज़रूर इसमें आएगा। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे इस चैनल में नए हैं वो साथी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों तो शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएं कि सर आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का तरीका कैसा है, इसके बारे में भी ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे हमें खुशी होगी। अगर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो भी कमेंट करें, अगर बेहतर है तो भी कमेंट करें। कुछ ना कुछ नेगेटिव तो ज़रूर होगा, हम नहीं कह रहे कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमको सजेशन ज़रूर दीजिए, जिससे हम अपने वीडियो में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।